तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट बजट। अभी ना कुछ मत उतारना, क्योंकि पहले मेरे को बोर्ड पे सारा सिखाने दो, फिर जब समझ आ जाए, जब मैं सारा लिख दूं, फिर उतार लेना जो भी उतारना। सो बजट, बेटा बातें नहीं करें प्लीज। आइए कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं बजट के बारे में। ये बताइए आप लोग, चाहे कोई इंडिविजुअल बजट बनाए, चाहे सरकारें बनाए, गवर्नमेंट बनाए, आप बताइए आपके हिसाब से बजट प्रेजेंट के लिए बनेगा, पास्ट के लिए बनेगा, कि फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए। तो बेटा ये बात तो हमने तय कर ली कि बजट अगर हम बनाएंगे तो फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाएंगे। जब भी आप बजट बनाओगे ना बेटा, अगेन चाहे गवर्नमेंट हो चाहे इंडिविजुअल हो, वो ये बात का ध्यान रखेगा कि मेरे पास रिसीट्स कहाँ से आएंगी, पैसे कहाँ से आएंगे, और मेरा खर्चा कहाँ होगा या कितना आएगा, दोनों चीजें। तो जब आप बजट की बात करोगे, यू विल बी लुकिंग साइमल्टेनियसली एट टू थिंग्स। सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा, कहाँ से रहेगा, कितना आएगा, एंड वेयर इट विल बी स्पेंड, कितना खर्चूंगा, कहाँ कहाँ खर्चूंगा। तो जो पैसे आएंगे उसको मैं रिसीट बोल रहा हूँ बेटे, और जो खर्चोगे उसको क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेंडिचर। राजे, रिसीट्स को ना दो हिस्सों में बांटा गया है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। इसी प्रकार एक्सपेंडिचर को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कई लोग क्या करते हैं, 11th के अकाउंट्स थोड़ा सा इसमें ऐड करना शुरू कर लेते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंडिचर। रिसिट में भी करते हैं बट एक्सपेंडिचर में ज्यादा करते हैं। और अकाउंट्स में वो क्या घुसा देते हैं कि यार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जो छोटा हो, 1 साल तक का बेनिफिट हो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जो 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट हो। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट थिंग इज रॉन्ग, बट दैट थिंग इज नॉट एप्लीकेबल हियर। हम वहां वो वाले तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसी और तरीके से रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस करेंगे। ठीक है? सो जिस तरीके से हम करेंगे बेटा, उसे हम कहते हैं असेट एंड लाइबिलिटीज अप्रोच। एसेट एंड लाइबिलिटीज अप्रोच, यहां पर भी लिख देता हूं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अप्रोच। ठीक है? अब रटना मत, कोशिश करना कि ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आ गया, जो बोर्ड पे मैं भी लिख रहा हूं, अगर ये पकड़ में आ गया, तो 70%, 70% गवर्नमेंट बजट आप एक ही क्लास में ले जाओगे। तो यहाँ पे टेक्निकली खेलना है आपको। ये बताइए, रिसिप्ट की अगर बात करें, तो रिसिप्ट का मतलब क्या है? पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट खर्च रही है? वेरी गुड, पक्की बात है। रिसिप्ट का मतलब है गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ऑल ऑफ यू, एवरीबडी। अच्छा, अब सोच के बताओ, असेट बेच के पैसा आएगा या असेट खरीद के? शाबाश, अगर आप असेट बेचोगे तो असेट कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, अगेन पूछ रहा हूं, रिसिप्ट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है या गवर्नमेंट खर्च रही है? वेरी गुड। लाइबिलिटीज, लोन, चलो मान लो लोन लोगे तो आपके पास पैसा आएगा, या जो पुराना लोन है उसको रीपे कर दोगे, चुकता कर दोगे, तब पैसा आएगा? अब लोन लोगे तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सुनो मेरे बच्चों, अगर गवर्नमेंट के पास रिसीट्स आती हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास वो पैसा आते हुए या तो असेट कम हो जाती है या तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं कैपिटल रिसिट। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, लेकिन उस पैसा आते हुए या तो गवर्नमेंट की असेट कम हो रही है या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिट। बच्चा कहता है जी एग्जाम्पल दे दो हमारे को। आओ जी पहला एग्जाम्पल देते हैं। पहला इसका जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो है बोरोइंग्स। आप बताओ, गवर्नमेंट अगर बोरो कर रही है तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है या गवर्नमेंट पैसा खर्च रही है? तो रिसिप्ट हुआ कि एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, वो कैसे डिसाइड होगा? आप बताइए, लायबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? गवर्नमेंट ने बोरो करा, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि फ्यूचर में पैसे वापस करने। अब आप बताओ, अगर लायबिलिटी बढ़ी है तो ये कौन सी रिसिप्ट मानी जाएगी? कैपिटल। सोच लो आराम से, बढ़ू आगे। सेकंड एग्जांपल, डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट, बेटा डिस इन्वेस्टमेंट को मैं एक नैरो सेंस में अगर बोलूं, तो गवर्नमेंट अपना पीएसयू बेच देती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। लाइक सामने एनडीपीएल है, वो बेच दिया जी। पहले तो गवर्नमेंट के हाथ में था, टाटा को बेच दिया, कुछ शेयर बेच दिया या पूरा बेच दिया। तो आप बताइए, डोंट यू थिंक अगर गवर्नमेंट डिस इन्वेस्ट करती है, इंडियन इकोनॉमी भी आप पढ़ते हो, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेट को बेच दिया, या तो पूरा या थोड़ा सा हिस्सा उसका। आप बताइए, ऐसा करते हुए गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? गवर्नमेंट अगर एसेट, भैया उधर बैठ जाओ ना पीछे,
लेट भी आना है, परेशान भी करना है लोगों को। इधर बैठ जाओ सर, कांटे थोड़ा ना लगे यहाँ पर। हाँ जी, ध्यान लगाए। आप बताइए, अगर डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास कि पैसा जा रहा है? आ रहा है। अब आप बताओ बेटा, पैसा आ रहा है तो रिसिट हो गई। अब कैसे इसको कैटेगराइज करें कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल? आप बताइए, गवर्नमेंट के पास जब ये पैसा आया तो डोंट यू थिंक गवर्नमेंट की जो एसेट थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू, वो क्या हो गई? कम। सो अगर गवर्नमेंट की एसेट कम हो गई और फिर पैसा आया तो इट हैज टू बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। समझ रहे हो मेरी बात? श्योर हो? आइए और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है बेटे, रिकवरी रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। इस पे काफी बच्चे सवाल करते हैं, करना भी चाहिए, स्पेशली कॉमर्स वाला बच्चा करेगा। ह्यूमैनिटीज और साइंस वाला नहीं करता, वो कह रहा है बाढ़ में जा, हमें क्या मतलब। कॉमर्स वाला सबसे पहले ज्ञान देगा। मैं यहाँ पर आगे देखते हैं आप में से कितने लोग ज्ञान देते हो। 70-80 बैठे हो, एक तो देगा ही ज्ञान, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था या किसी फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया था, तो आप बताओ, आपने लोन दे रखा था, आपकी एसेट थी ना, क्योंकि आपको ब्याज मिलेगा और बाद में पैसे वापस मिलेंगे, तो आपकी एसेट थी। उन्होंने वो लोन ही चुकता कर दिया, कह रहे ये लो जी भाऊ जी आपका लोन, ये रहा आपका ब्याज, खाता बंद। अब आप बताइए, उन्होंने अपना, गवर्नमेंट ने जिसको लोन दिया था उसने लोन चुकता कर दिया। आप बताओ फिर गवर्नमेंट के पास, अपनी गवर्नमेंट के पास पैसा आया कि गया? आया। तो रिसिट है कि एक्सपेंडिचर? अब कैपिटल है कि रेवेन्यू? मैं कह रहा हूं कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि मैं लॉजिक ये दे रहा हूं, एसेट कम हो गई। लॉजिक क्या दे रहा हूं? एसेट कम हो गई। तो आप बताइए, व्हाई डू यू थिंक कि एसेट कम हो गई? क्योंकि आपने एसेट में ही डाला था उसका लोन को, जो आपने लोन दिया हुआ था, वो लोन तो पे हो गया, आपको वापस मिल गए पैसे, तो वो एसेट रिड्यूस हो गई। अब आएंगे ज्ञान देने वाले लोग, पंडित, कैश तो आ गया या बैंक बैलेंस तो बढ़ गया। मैंने कहा तो वो भी तो एसेट होती है। मैंने कहा भाई कहना क्या चाह रहा है? कह रहा एक एसेट कम, एक एसेट बढ़ गई। एक असेट कम और एक असेट बढ़ गई, यही ज्ञान देना है ना। अरे भैया, रिसिप्ट का मतलब ही पैसा, आप ये समझ लो, रिसिप्ट मतलब इंप्लाइड है कैश या बैंक आ गया। हमने वो नहीं देखना कैश आ गया, ऐसा तो हमेशा ही असेट बढ़ेगी आपकी। बात को समझो, रिसिप्ट का मतलब है कैश आ गया, वो इंप्लाइड है। अब हमने देखना है ये जो कैश आया इसका कारण क्या है। क्या ये कैश कोई असेट बेच कर आया है? क्या ये कैश कोई लायबिलिटी बढ़ा कर आया? समझ गए? वो नहीं देखना कि भैया रिकवरी ऑफ लोन से आपके पास तो पैसे आ गए, कैश बढ़ गया। ऐसा तो एक बात बताना, ध्यान से समझना, आपने यहां पे क्या लिया? बोरिंग्स। तो अगर मैं आपकी दलील पे चलूं और अकाउंट्स की क्लास लेना शुरू कर दूं यहां पर, तो भाई मैं तो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस भी बढ़ाऊंगा और बैंक लोन भी बढ़ाऊंगा लायबिलिटी में। बात को समझ रहे हो? लोन पैसे तुम्हारे अकाउंट में तो ट्रांसफर होंगे। लोन लिया तुमने, सपोज बैंक से लोन ले लिया, तो भाई बोरोइंग बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। अबे तो सर बैंक बैलेंस भी बढ़ गया, एसेट भी बढ़ गई, नाचो फिर सब खत्म बराबर। तो रिसिट का तो मतलब ही यही है, पैसा आ गया है, उसको नहीं देखना वो पैसा किस वजह से आया है, क्या एसेट कम हुई उसके लिए, क्या लायबिलिटी बढ़ी उसके लिए, वो देखना है। समझ गए? कोई ज्ञान देना है तो प्लीज बताएं। ऑल गुड? आइए आगे बढ़ते हैं। अब वो जो लोग 11th के अकाउंट्स यूज कर लेते हैं, रेवेन्यू मतलब छोटा अमाउंट, कैपिटल मतलब बड़ा अमाउंट, वो यहां पे फंस जाते हैं। जो मैं टर्म लिख रहा हूं, ये स्मॉल सेविंग्स, तो जो दिमाग में ये पढ़ के चल रहे हैं, कैपिटल मतलब बड़ा खर्चा, रेवेन्यू मतलब छोटा खर्चा, ये यहां आते ही झटका लग जाता है उन्हें। अबे स्मॉल सेविंग, ये तो छोटा खर्चा है, ये कैपिटल में कैसे आ गया? या ये तो छोटी इनकम है, ये कैपिटल में कैसे आ गया? तभी मैंने आपको बोला हमने उस तरीके से करना ही नहीं है इसको, हमें तो इसी अप्रोच को लगा के इसको सॉल्व करना है। तो सर ये मतलब क्या है इसका, पहले समझाओ, समझाता हूं। आपने गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदा, इंदिरा विकास पत्र खरीद लिया, किसान विकास पत्र खरीद लिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिया, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बेसिकली खरीद लिए। सपोज मैंने 10,000 रुपए का एक गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लिया, मेरे पैसे अब किसके पास जाएंगे? तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट हुई कि एक्सपेंडिचर? ये तो पक्की बात है, गवर्नमेंट की क्या हो गई? रिसिप्ट। तो इस खाने तो मैं जा नहीं रहा, इधर ही आऊंगा, ये क्या है? मेरी रिसिप्ट। अब सवाल उठता है, सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट? भैया ऐसा है, मैंने गवर्नमेंट का बॉन्ड लिया, मेरे लिए स्मॉल सेविंग्स है, बस 10-12 हज़ार की छोटी मोटी सेविंग कर दी मैंने, मेरे लिए क्या है ये? स्मॉल सेविंग। अब आप बताइए, ये मैंने जो पैसे दिए हैं किसको दिए? गवर्नमेंट की क्या बन गई? रिसिट। गवर्नमेंट की क्या बन गई? रिसिट। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट क्यों बन गई? क्योंकि गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ गई। सर लायबिलिटी कैसे बढ़ गई? अरे बेटा, गवर्नमेंट को ये मैंने जो बॉन्ड खरीदा है, कुछ समय बाद मुझे रीपे करना है विद इंटरेस्ट।
तो गवर्नमेंट की क्या क्रिएट हो गई? मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदूंगा इन इन ल्यू ऑफ, इन एंटिसिपेशन ऑफ कि मेरे को कुछ ब्याज ब्याज देंगे, तभी तो फिर फायदा है इनसे बॉन्ड खरीदने का। तो आप बताइए फिर गवर्नमेंट की क्या बन गई है? लायबिलिटी। दे नीड टू पे दिस मनी बैक अलोंग विद इंटरेस्ट इन नियर फ्यूचर टू whom? टू द पब्लिक। यस बेटा, समझ गया। हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं करनी, हमें तो सिर्फ ये देखना लायबिलिटी बढ़ी और एसेट कम हुई। ठीक है, और ये दिमाग कहीं, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सवाल आया है जब अभी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे सैलरी पेमेंट के ऊपर। ठीक है, तो वो उस चीज को मैं भी क्लियर कर दूंगा। हाँ जी, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? तो ये बताइए रिसिट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट खर्च रही है? आ रहे हैं। हमने दो कैटेगरी बनाई, रेवेन्यू एंड कैपिटल। हम कैसे ये डिफरेंशिएट करेंगे कि ये रिसिट जो है रेवेन्यू या कैपिटल? बाय यूजिंग असेट एंड लायबिलिटी अप्रोच। अब बच्चे कहते हो सर आपने तो यहां लिख दिया, मैं तो भूल जाऊंगा। मुझे पता है भाई, तो मैं ये तेरे को याद करने को बोल ही नहीं रहा। तो सर मैं कैसे करूंगा फिर? एक बात बता, रिसिट का मतलब क्या है? पैसा आना या जाना? असेट बेच के पैसा आएगा या असेट खरीद के? तो असेट कम हो रही है, अगर पैसा आ रहा है तो कैपिटल रिसिट। लोन लेके पैसा आएगा या लोन चुका के? तो लायबिलिटी बढ़ रही है और पैसा आ रहा है तो कैपिटल रिसिट। याद करने को बोल कौन रहा है भाई? सर ये सोर्सेस तो याद करने पड़ेंगे यार, सिंपल तो है। बोरोइंग, लायबिलिटी बढ़ रही है। डिसइन्वेस्टमेंट, असेट कम हो रही है। रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, असेट कम हो रही है। स्मॉल सेविंग, लायबिलिटी बढ़ रही है। बोलो क्लियर? पक्का? अब हाँ मेरे बच्चे प्रणव, लायबिलिटी कैसे कम हो गई? हमने थोड़ा ना लिया था भाई, हमने तो दिया था, गवर्नमेंट ने तो। मैंने तेरे को लोन दिया है तो मेरे लिए तो असेट हो गई ना बाबू। ठीक है, अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिट की। ऊपर देखो बेटा, बातें नहीं करो प्लीज। रेवेन्यू रिसिट वो होती है जिसमें ना तो गवर्नमेंट की असेट ना तो लायबिलिटी, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिट। जब ना तो गवर्नमेंट की असेट कम हो रही हो पैसा रिसीव करते हुए, ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही। ठीक है, बच्चा कहता है जी एग्जांपल्स, और इसको तो ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले इसकी दो कैटेगरीज बना लेते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स एंड, बच्चा कहता है यार टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे हो गई? मैंने कहा क्यों, आइए समझ लेते हैं। मेरे साथ बोलिए सब। टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पीपल एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी रेफरेंस फॉर एन एक्सक्लूसिव बेनिफिट इन रिटर्न। मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, गवर्नमेंट के पास पैसे आए कि नहीं आए? तो गवर्नमेंट की रिसिट हुई कि एक्सपेंडिचर? बढ़िया, रिसिट हुई, ये बात तो क्लियर। अब हम ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल। मैं कह रहा हूं ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। सर अब आप कैसे? भाई मेरे हिसाब से अगर मैं गवर्नमेंट हूं और आपसे टैक्स ले रहा हूं, पैसे आ गए, रिसिप्ट बन गई, मेरी कोई असर थोड़ा ना कम हुई, मेरी लायबिलिटी भी नहीं बढ़ी। अब कहीं आ जाएंगे ज्ञानी, लायबिलिटी तो आपकी बढ़ी है। मैं कहा भाई कैसे? आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा, सड़कें बनानी पड़ेंगी, वेलफेयर एक्टिविटी करनी पड़ेगी। टू हेल, गवर्नमेंट कोई प्रॉमिस नहीं करती। आप कहोगे तो बना तो रही है ना वो, तो उन सड़कों पर तो कुत्ते भी नाच रहे हैं, उन्होंने कौन सा टैक्स दिए हैं? आप कहोगे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं एक्सक्लूसिव बेनिफिट आपको मिले, ये जरूरी नहीं है। और कई गवर्नमेंट तो कई देशों की ऐसी हैं कि आपसे टैक्स लेंगी, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, उनका ब्याज चुका देंगी, आप अपने भाड़े बजाते रहो। आपका टैक्स किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने उसे कहां यूज कर लिया? अपने लोन चुकता करने में, ब्याज देने में। और आप कह रहे हो गवर्नमेंट की लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? कोई लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की। वो कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे आपको कि आपसे हम टैक्स ले रहे हैं तो एक्सक्लूसिव आपको ही देंगे। आप नाई के पास बाल कटवाने जाते हो तो एक्सक्लूसिव आपके ही बाल काटता है ना, तो वहां पर मैं फिर भी मानू गवर्नमेंट के लिए कोई एक्सक्लूसिव बेनिफिट देने की कोई गारंटी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। क्लियर? अब नॉन टैक्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले टैक्स की कैटेगरी बना लेते हैं दो। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेटा डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगते हैं। किस पर लगते हैं? पक्की बात? अच्छा, गुड्स एंड सर्विस, अभी अभी रिसेंट एक टैक्स टैक्स आया, कौन सा है? जीएसटी। तो जीएसटी आप बताओ आपकी इनकम पर लगता है कि गुड्स पर? याद रखे वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये एग्जांपल क्यों देना जरूरी है, सुनो।
अब मेरे साथ बोलना, द इंसिडेंस एंड द इम्पैक्ट इज ऑन द सेम पर्सन। ये डायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूं। अब बोलिए, इंसिडेंस एंड द इम्पैक्ट इज ऑन डिफरेंट पर्सन। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। बच्चा कहते हैं अंग्रेजी लाइन बोल दी, मतलब क्या है इसका, बताता हूं। अब मैं इसी लाइन को दोबारा घुमा के बोल रहा हूं। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैनॉट बी शिफ्टेड, द बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। अब वो दोबारा लाइन वही बोलते हैं, द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन द सेम पर्सन, द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन डिफरेंट पर्सन। बच्चा कहता है एग्जाम्पल दो जी, एग्जाम्पल दो। भाई साहब, चंपा कली के ऊपर टैक्स लगा। अब आप बताओ, चंपा कली टैक्स देगी या अक्षत देगा? तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। अच्छा सर, इनडायरेक्ट का कैसे शिफ्ट हो जाएगा? भाई तू मूवी देखने गया होगा कभी मॉल और थिएटर वगैरह में, गया? भाई साहब, गवर्नमेंट उस मूवी थिएटर वाले के ऊपर टैक्स लगाती है कि भैया ऐसा है टैक्स दो, और वो क्या करता है? कुछ भी नहीं, टिकट में ऐड कर देता है पैसे टैक्स के। तो अल्टीमेटली दे कौन रहा है? जनता। ये वो जो फुल्ले खाते हो पॉपकॉर्न, उसमें भी टैक्स दे रहे हो, लगा उसके ऊपर है, टैक्स कौन दे रहा है? आप। सो बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन डिफरेंट पर्सन। यस बेटा, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर ये बात। सो टैक्स, अभी इनके बारे में नोट्स में से पढ़ाता हूं डिटेलिंग, यहां थोड़ी जगह का अभाव है। पूरा डिफरेंस पढ़ेंगे, याद करेंगे, बढ़िया से पटक के मारेंगे इसको, टेंशन ना लीजिए। बस मोटा मोटा मतलब समझ आ गया कि टैक्स क्यों रेवेन्यू रिसिप्ट है, और इसकी दो कैटेगरी मोटे मोटे तौर पर क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। बोलो जी, क्लियर है यहां तक? चलें आगे बढ़े, उससे पहले एक छोटा सा सवाल, ताकि आपका आगे का इंटरेस्ट और क्रिएट हो जाए, अच्छे से क्रिएट हो जाए। देखिए, अब बजट रह गया, इसके बाद बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज है ना, फिर मैक्रो खत्म है। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था, मैं अब भी कर रहा हूं, 2 घंटे के अंदर पूरी किताब साइड कर देंगे, पूरी किताब साइड लगा देंगे इसको। आपको 1.5 घंटे मिलेंगे बोर्ड्स में मैक्रो करने के लिए। सर 30 से 35 मिनट का खेल है ये, इसको करके बाहर। अब एक पर्सनल क्वेश्चन, अगर आप जवाब देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको काफी हद तक आगे राह दिखा देगा बेसिकली। कौन कौन लोग हैं आप में से, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है? अच्छा, जो जो अपनी लाइफ से खुश है, सहज खुश है, अभव खुश है, 2 लोग, तो 60-65 में से 3-4 लोग खुश हैं, और ये एक्सपेक्टेड आंसर। तो एक बात बताओ, अगर हम अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं, तो हमें वही लाइफ जीनी है या चेंज करनी है? चेंज करनी है। अब आप अभी इतने छोटे हो कि आप एकदम से कोई एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी तो कर नहीं सकते कि पैसे वैसे कमा के अपनी लाइफ चेंज कर लें और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। हालांकि कुछ लोग कर लेते हैं, बट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आपके हाथ में एक ही चीज है, क्या भाई डीयू के बढ़िया कॉलेज प्रेफरेबली एसआरसीसी चले जाएं, लाइफ तो चेंज हो जाएगी फॉर श्योर, वो तो चेंज हो जाएगी। तो या तो बैठ के रोते रहो, माई लाइफ इज अनफेयर, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ नहीं करा, मेरा दिमाग नहीं चलता, मेरे बेसिक स्ट्रांग नहीं करे, और बच्चों को देखो कितनी सहूलियतें हैं, मुझे नहीं है। या तो बैठ के रोते रहो, मेरी लाइफ बड़ी बुरी, मेरी लाइफ बड़ी बुरी, या उस लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ करो। अब आपको लगे जो हवाई सपने, एसआरसीसी ऐसे कैसे एसआरसीसी हो जाता है? भाई इस सीट पे, जिस सीट पे ये बच्ची बैठी है, इसी सीट पे वो बच्ची बैठती थी अभी सर पिछले साल का बता रहा हूँ, ऐसे तो पता नहीं कितने निकले। वो लड़की एसआरसीसी गई पेशेंट, जहां पे ये बच्ची बैठी है अपनी रिया, त्विशा, एसआरसीसी। ये सीट ही पक्की थी भाई साहब, उसने वहीं बैठना, उसने वहीं बैठना। तो जो डेस्क पे बैठे हो आप, उन डेस्कों पे अभी अभी पीछे साल के बच्चे एसआरसीसी निकाल चुके हैं, स्टीफंस निकाल चुके हैं, आप क्या बात कर रहे हो? तो इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर लाइफ, देन चेंज इट। हाउ यू कैन चेंज इट? जस्ट बाय बीइंग ऑनेस्ट एंड ड्रिवन। अब ये 4-5-6 महीने जो है रगड़ के पढ़ाई कर ले, यही किताबें पढ़ के लोग एसआरसीसी स्टीफंस निकाल गए हैं, तू क्यों नहीं निकाल सकता भाई? बैठा हूं तेरी सेवा में, तू 6 बार करा मेरे से सिलेबस, और जब मैं तेरे को कह रहा हूं पूरी मैक्रो 2 घंटे से कम में उड़ा के फेंक दूंगा मैं सैंपल पेपर, जब तू 1.5 घंटे का भी मेरे को टेस्ट देगा मैक्रो का पूरा, प्रॉमिस कर रहा हूं, एक बच्चा तुम में से नहीं है जो 1 घंटे से ऊपर बैठे टेस्ट में। यूं दे के आओगे, मेरे मुंह पे मार के जाओगे 1 घंटे में टेस्ट, क्यों हो गया जी, जाओ। ये कॉन्फिडेंस आपको जब है,
कि मैं 1 घंटे में निपटा रहा हूं पेपर, 2 घंटे में पूरी किताब खत्म कर देता हूं, सारी रटी हुई है, जो जो किताब पूछे, जो क्वेश्चन पूछना है मेरे से सवाल ले लो, तो फिर आप कर तो सकते हो। अब बस ये है कि आखिरी के 6 महीने कौन डेडिकेटेड रहेगा, कौन ऑनेस्ट रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, वो खेल जाएगा। किस्मत है ऑब्वियसली सबका, उसका भी पार्ट होता है, लेकिन जो चीज आपके हाथ में नहीं उसके बारे में, किस्मत आपके हाथ में है नहीं, आपके हाथ में एफर्ट है, एफर्ट ईमानदारी से मारिए। अब छुट्टी उट्टी मत करिए। मेरे अब देखो हम भी जोन में आएंगे, आप भी जोन में आइए, हमारी जो सिनर्जी बनेगी ना, मेरी मेहनत आपकी मेहनत, 1 और 1 11 हो जाएगा। भूल जाइए अभी तक जो करा आपने, अगर कोई गलतियां करी भी है कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। अभी भी शुरू करोगे ईमानदारी से, पूरी जान लड़ा दूंगा, 100 में से 100 के लिए आप जाओगे ही जाओगे, और आपका मन करेगा कि हाँ यार 99 भी आए ना मेरे, या 98 आए तो मैं खुश नहीं हूँ यार, मेरे 100 बनते थे। उस लेवल की मेहनत, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे इको, चाहे बीएसटी। पास्ट में ऐसा करा, अब ये टाइम आ रहा है कि जब हम भी जोन में जाएंगे, आप भी जोन में आओगे। आप इसलिए जोन में आओगे क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार अब ज्यादा समय बचा नहीं। हम जोन में क्यों आएंगे, हमें आपकी नर्वस एनर्जी टैप करनी है, क्योंकि जब आपकी नर्वस एनर्जी होगी ना, फटाफट याद करोगे, बस उसी को हम टैप कर लेंगे। कि 2 घंटे में मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था, आपकी नर्वस एनर्जी करा गई सारा काम, आपको दिख रहा है आगे पेपर है। सो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर लाइफ, यू मस्ट ट्राई एंड चेंज इट। हाउ? जस्ट बाय बीइंग ऑनेस्ट। अपना काम ईमानदारी से करिए। अब आज कम से कम 70-75 बच्चे अभी डीयू में एडमिशन लिए हैं पिछले 12 सेशन के। मेरे को क्या मिल रहा है आप बताओ, बट दे आर हैप्पी, एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। अब बैठे हैं आराम से, एक अच्छी जगह पर सेटल है, अच्छे लोगों के बीच में, और ये चीज आपकी ऐसी है जो आप खुद कर सकते हो। इसमें माँ बाप क्या करेंगे बताओ? पढ़ाई तो आपको ही करनी है। माँ बाप ने ये नहीं करा, वो नहीं करा, शर्म आनी चाहिए। मैं कैसे कैसे लोगों से मिला हूं जिनके माँ बाप ने बेचारे ने कैसे पाला है, और वो बच्चों ने क्या बने हैं वो बच्चे। तो किसी को बहाने बनाना हो ना, तो वो अंबानी का बेटा भी बहाना बना लेगा कि जी मेरे को तो इन्होंने वैसे इतने ऐशो आराम दे दिए, मैं क्या करूं। और जिसने बहाना बनाना है, मैं तो गरीब हूं जी, मेरे से क्या होएगा। और जिसको काम करना है वो ये नहीं देखता, वो कह रहा है मेरे को पढ़ाई करनी है। एक आ जाता है यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट, सर मेरे से होती नहीं पढ़ाई, मैं तो किताब खोलता हूं मेरे को नींद आ जाती है। तो ये तो 10 लाख जो लोग तेरे साथ पेपर देंगे सबके साथ ही है। अगर ये इतना आसान होता है तो हर कोई एसआरसी देने चले जाता, हर कोई नॉर्थ कैंपस का चले जाता। यही चीज तो तेरे को ओवरकम करनी है। जितना बेटर ओवरकम कर लेगा इसको, जितना दूर फेंक सकेगा मोबाइल को, उतनी ज्यादा सक्सेस रेशो तेरी बढ़ जाएगी। बात को समझ बेटा, सिर्फ फीस देने का काम नहीं है बेटा, तू लाइफ में कुछ अच्छा कर, तेरा नाम बने यार, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार आई कैन डू एनीथिंग। 10 लाख लोगों को बीट करके अगर एसआरसी निकाल सकता हूं तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूं। सोच कितना अच्छा लगता होगा, एक बच्चे का रैंक आया ऑल ओवर इंडिया 87, रोमिर, ये वेंकटेश्वरा ग्लोबल का, ये कायरा का 87 रैंक ऑल इंडिया, इको ऑनर्स। और अगले की जुर्रत देखो, लिया ही नहीं एडमिशन। 122 रैंक था शहीद सुखदेव, वो लिया बीएमएस। तो सर ऐसे बनना है आपको, 80 ऑल इंडिया रैंक 87, और कितने सिर्फ 125 के सैंपल में से 300, मतलब 300 के अंदर हमारे कम से कम 15-16 रैंक थे। इसीलिए आपको कह रहे हैं दे कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो। उल्टा अब तो हमें बेटर पता है कि कैसे और बेटर तैयारी करनी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सीयूटी, क्योंकि हम गलतियों से तो सीख ही रहे हैं ना क्या गड़बड़ हो रही है। सो प्लीज, लाइफ चेंज करनी है, पढ़ाई करिए ईमानदारी से। आइए आगे बढ़ते हैं। नॉन टैक्स, बेटे नॉन टैक्स में पहला आ गया फीस। बेटा तुम्हें पता है गवर्नमेंट के स्कूल हॉस्पिटल होते हैं, भले नॉमिनल, लेकिन फीस तो चार्ज करते हैं, ठीक है। तो उनके पास वो नॉन टैक्स वो आ गया रिसिप्ट, ना असेट कम हो रही ना लायबिलिटी बढ़ रही। फाइन्स, बेटा गवर्नमेंट कौन सा फाइन्स लेती है? अरे ट्रैफिक के, और जो चलान वलान है वो सब, मतलब जो भी आपके इलीगल, इलीगल ना भी बोलो, मतलब जो भी ऐसे काम जिसमें जो अट्रैक्ट करते हो फाइन, वो आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद ध्यान देंगे बेटा प्रॉफिट्स। आप बताओ गवर्नमेंट की कोई कंपनीज हैं? वन एंड ओनली, बढ़िया से, जिसका एग्जांपल हमेशा ही आता है, एयर इंडिया। बिजनेस क्लास भी ऐसी कि इकोनॉमी शर्मा जाए, है ना जी। अब मगर फिर भी प्रॉफिट तो गवर्नमेंट की कंपनियां बना ही रही हैं, कुछ कुछ तो बना ही रही हैं। आप इंडियन इको में और एक्सप्लोर करोगे कि क्या कांड करा था इन गवर्नमेंट कंपनीज ने, बट अभी हम ये मान के चल रहे हैं कुछ कंपनीज प्रॉफिट ले रही हैं, एलआईसी एंड ऑल। इसके बाद बेटा इंटरेस्ट। आप बताओ गवर्नमेंट अगर किसी को लोन दे देगी तो उससे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एस शीट, बेटा एस शीट का मतलब क्या होता है? एस शीट का मतलब होता है कि
कोई बंदा मर गया विदाउट लीविंग एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिहाइंड, ना कोई विल लिखी, तो उसका पैसा किसके पास आ जाएगा? गवर्नमेंट। तो ये बन गया आपका नॉन टैक्स, और ये सारे के सारे किस में आएंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर? आइए बात करते हैं खर्चे की। कमाई तो बहुत कर ली गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट खर्चा करेगी। खर्चे भी दो प्रकार के, रेवेन्यू और कैपिटल। आप बताओ अगर खर्चा करोगे तो एसेट बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बढ़ेगी। खर्चा करोगे तो लोन कम हो जाएगा जो आप पे करने वाले हो, या लोन और बढ़ जाएगा? तो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा खर्चा कर दे, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा खर्चा कर दे जिसमें या तो एसेट बढ़ रही हो या लायबिलिटी कम हो रही हो, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर जी एग्जांपल दो जी। लो जी एग्जांपल लो जी। पहला, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। गवर्नमेंट ने सपोज कहीं से लोन ले रखा था, वो रीपे कर दिया, बताइए वाइट सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई। सेकंड, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया यार, कोई मतलब मेट्रो वेट्रो बना दी, कोई रोड वोड बना दिए, एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, पब्लिक एसेट बढ़ रहा है। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें ना तो एसेट बढ़े ना लायबिलिटी कम हो। अब मैं इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें भी बहुत लोग ज्ञान देते हैं, इतने ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं इंडिया में, बस हद ही नहीं। तो आइए ज्ञान क्या देते हैं बताता हूं। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ, मैं कह रहा हूं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बच्चा कहता है एक्सपेंडिचर तो है, खर्चा तो कर रही है गवर्नमेंट, भाई साहब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे है? मैंने कहा भाई ना एसेट बढ़ी ना लायबिलिटी कम हुई। अब कहीं ज्ञानी, आपने सरकारी मुलाजिम को सैलरी दी है, हाँ दी है, तो आपकी लायबिलिटी नहीं थी देना? ये समझ गया, फंस गई। अरे हाँ, अरे ऑफ लाइट, अभी फंसाती हूँ इनको। एसेट भी कम, अरे कैश को देखना नहीं दीदी, कैश नहीं देखना, वो तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। रिसिप्ट आते हुए कैश आएगी इंप्लाइड है, खर्चा जाते हुए कैश आएगा इंप्लाइड है, उसका आफ्टर वो इफेक्ट देखना है कि वो किस वजह से है, कॉज देखना उसका। हाँ जी, मैं सवाल बीच में रह गया यार। हाँ जी, सैलरी पे करी, एक्सपेंडिचर है, ये तो बात क्लियर। और मैं कह रहा हूं ना एसेट बढ़ी ना लायबिलिटी कम हुई। कुछ ज्ञानी आ जाते हैं, आपने ऐसा गवर्नमेंट अपने स्टाफ को सैलरी नहीं देनी दी। मैं कहा भाई देनी दी, तो ये आपकी लायबिलिटी नहीं हुई जो कम हो गई है? भाई अकाउंट्स के जो स्टूडेंट है ना, प्लीज थोड़ी अकाउंट्स अच्छे से पढ़े। आउटस्टैंडिंग सैलरी वुड हैव बीन अ लायबिलिटी, इट इज जस्ट अ सैलरी, इट इज एन एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा है क्या? तो फिर कहां से लायबिलिटी कम हो गई? सर दोनों का फर्क बताओ, वो अकाउंट्स क्लास में बताएंगे, ठीक है ना जी? क्लियर ये बात? श्योर हो? आइए बुक से पढ़ते हैं पहले, जहां यहां तक जो हमने तैयार कर लिया।